बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि क्या रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फड्डा पड़ गया है। असल में मामला है क्या, ये चक्कर क्या है, ये टेक्नोक्रेट की अफवाहें कौन फैला रहा है, ये कौन लिख रहा है अलविदा अलविदा शहबाज शरीफ टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है, ये क्या मामलात क्या चल रहे हैं। आज आपको सब कुछ लगी लिपटी रखे बग़ैर ये समरी कहाँ फंस गई है, समरी कौन नहीं देना चाहता, क्या मामला क्या है। वज़ीर आज़म ने अहम तरीन ख़त भी लिख दिया है। ये ख्वाजा आसिफ साहब इधर हामिद मीर साहब के पास आके इन्होंने इंटरव्यू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू था वो, क्या अब शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें की। ये क्या हो क्या रहा है, अगर समरी ना आई तो फिर क्या होगा, और क्या सारे के सारे इत्तेहादी एक ही पेज पे हैं। ये सब कुछ आपको इंतहाई तफसील के साथ, मैंने कहा ना, बग़ैर लगी लिपटी रखे बग़ैर बताऊंगा। कुछ भी हो इंशाअल्लाह आपको एक दबंग किस्म का तबसरा, दबंग तजिया और दबंग मालूमात देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें होती रहेंगी भाई, ये इंतशार, ये हल्ला गुल्ला, ये आप इसको कुछ भी नाम दे दें, इसको ये ऊधम मचाना, ये सब कुछ जो है ना, ये चस्का, ये मिर्च मसाला, ये सियासत, ये सब कुछ। लेकिन आपने उनको नहीं भूलना जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, जिनके पैर नंगे हैं। मैं देख के आता हूँ तकरीबन हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते मैं जा रहा हूँ, मैं देख के आता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। मर्दों के पास, ख़वातीन के पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं, ओढ़ने के लिए कपड़े, शालें नहीं हैं। वो लोग जिनके घर चले गए हैं वो पहले ही गुर्बत के मारे हुए, सताए हुए लोग थे, और ऊपर से सैलाब ने उन्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और बाकी तो वो आपको पता है ना, अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारा सैलाब डिस्कस कर रहा है, हम अपने मुल्क में क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी मुल्क देखें वो क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। खैर, तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए कि आप इस कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं। आइए जनाब, ये फड्डा क्या पड़ गया, क्या मामला क्या है, चक्कर क्या है। भाई बात ये है, कोई कुछ कहे, बहुत सारी मालूमात अपने पास होती हैं, लेकिन वो मालूमात टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, टाइम पर देने की होती हैं, टाइम से पहले नहीं होती। कुछ लोग हमें मालूमात देते हैं तो साथ कदगन लगा देते हैं, ये आपने शेयर करनी है, ये नहीं करनी, या ये फ़लाँ टाइम पे शेयर करनी, अभी नहीं करनी। तो वो फिर इस तरीके से नहीं होता, अदरवाइज़ हमें ख़बरें नहीं मिलती। अच्छा खैर छोड़िए, फड्डा तो है। ये तो जो भी कह रहा है कि जी फड्डा नहीं है, वो इंतहाई गलत कह रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, ठीक। जो भी कह रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ और हुकूमत में फड्डा नहीं है, तो वो गलत कह रहा है। फड्डा तो है, ठीक। फड्डा किस मामले पे है, मैं सिर्फ सवाल करके गुजर जाऊंगा, आप खुद समझदार हैं। क्या फड्डा इस मामले पे है कि एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और वो कोई देना नहीं चाहता, क्या इस मामले पे है? या फड्डा इस मामले पे है कि समरी अपने मर्ज़ी की भेजना चाहते हैं और ये वो मर्ज़ी की समरी, अभी मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो इस तरीके से कामयाब नहीं हुए, किसी का समरी से नाम निकाला जा रहा है, या कोई ख़ुद जो जाने वाले साहब हैं वो आने वाला भी अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहता है, लगवाना चाहता है। क्या फड्डा इस बात पे है? दो ही सवाल है ना, क्या एक्सटेंशन पे फड्डा है या मर्ज़ी का साहब लगवाने पर फड्डा है? ये फड्डा क्या है? कुछ तो है ना, डेफिनेटली है, इन दो में से किसी पर तो फड्डा है, ज़रूर है, ठीक। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब भी बहुत सारे टाइम से कह रहे हैं जनाब समरी आ जाएगी, बस ये मामला हल हो जाएगा। उन्होंने पहले कहा अक्टूबर से जनाब ये स्टार्ट हो जाएगा, आज कहा कि जनाब उन्होंने बाकायदा ट्वीट की कि वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, पता नहीं वो प्रोसेस कहाँ गया। 2-4 रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि बस ये आप देख लीजिएगा पीर, मंगल या बुध तक ज़्यादा से ज़्यादा 23 तारीख तक नाम सामने आ जाएगा, आपके सामने नाम होगा आर्मी चीफ़ का, नए आर्मी चीफ़ का। और अब कहते हैं कि 25 या 26 तक समरी आ जाएगी। ये क्या चक्कर है, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब के पास भी ये गए थे, इत्तेहादियों को भी वो कहते हैं कि हमने सबको जो है ना ऑन बोर्ड ले लिया है, और जरदारी साहब ने भी कहा है कोई भी लगे हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी चॉइस नहीं है, हमें तमाम पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि सदर साहब पे उन्होंने शक का इजहार किया कि वो समरी रोकेंगे बिलफर्ज।
तो उन्होंने कहा कि सदर साहब ने पहले भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए हैं जब ये उन्होंने गैर आइनी तौर पर असम्बली तोड़ी थी। अब उनके पास एक आखिरी चांस है। अब की बार अगर उन्होंने गलती की या अब की बार उन्होंने कोई इस तरह का फ़ैसला किया तो फिर वो उसका नतीजा भी भुगतेंगे। ठीक, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ठीक ठाक करके धमकी दी है। अब ये धमकी उनकी अपनी तरफ से है, हुकूमत की तरफ से है, या ये धमकी किसी और की तरफ से है, इसका भी पता लग जाएगा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को कहना पड़ा, कुछ बाकी लोगों को कहना पड़ा, ज़राए से सदर पाकिस्तान की भी खबर आएगी जी ऐसी कोई हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना हम समरी को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं, ना हम समरी रोकना चाहते हैं, और ना ही मैं समरी रोक सकता हूँ और ना ही मैं वज़ीर आज़म की एडवाइस को रोक सकता हूँ। मैं आइनी तौर पर उस पर अमल करने का पाबंद हूँ। ये इस तरह की बातें भी आएँ। अब उसके बाद आज यहाँ तक भी हामिद मीर साहब ने सवाल किया कि भाई अगर समरी नहीं आती ख्वाजा आसिफ साहब से तो फिर आप क्या करेंगे, और समरी अगर नहीं आती है तब तक, और ऐसी भी रिवायात हैं, ऐसी भी रिवायत है, और मैं बताता हूँ आपको कि ये रिवायत कब की है। ऐसी भी रिवायत, ये तो एक रिवायत है ना कि वजारत दिफा से एक समरी आती होती है, समरी आती है वज़ीर आज़म हाउस अप्रूवल दे के एक आर्मी चीफ़ की और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की, फौरी तौर पे वो चला जाता है लेटर प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसकी फ़ाइनल अप्रूवल दे देते हैं। वो एक प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल होती है वो एक टाइटुलर होती है, वो नॉमिनल होती है, वो एक इस तरीके की समरी होती है, वो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी वो फ़ाइनल वहीं से निकलता है। अगर वो ना भी दें अप्रूवल तो कुछ रोज़ के लिए वो रोक लेते हैं, फिर वो खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन अब बात ये है कि अगर वो हामिद मीर साहब ने कहा कि आप क्या चाहेंगे कि वही रिवायत बरकरार रहे या नहीं, वो भी तो वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी मैं तो यही चाहूँगा कि अगर ये रिवायत बरकरार रहे। तो बहरहाल मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब और नून लीग अपनी मंजी तले भी डांग फेरो, आपके अपने आस्तीन के सांप भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग आप आज जिन्होंने इंटरव्यू सुना होगा ख्वाजा आसिफ साहब का, उनको पता चल गया होगा कि अपनी मंजी तले भी डांग फेरनी चाहिए नून लीग को। ठीक है, तो अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर समरी नहीं आती 2 दिन तक तो ये तैनाती फिर भी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि समरी के ना आने के अब भी चांसेस हैं। समरी के आने की खबरें चली, पहले नजम सेठी साहब ने, कुछ दूसरे दोस्तों ने, मैं आपको बार बार बता रहा था कि समरी नहीं आई। अब आपको पता चल गया होगा, आज वज़ीर दिफा ने भी कहा कि समरी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है कि समरी आ जाए 4 दिन पहले, और फिर वो भी मुझे पता है कि ये खबरें कहाँ से चलवाई गई और क्यों चलवाई गई। और आज भी तकरीबन तमाम मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, उन्होंने लिखा कि जी समरी आ गई है और उसमें 5 नाम है। समरी आज भी नहीं आई। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि समरी आज भी नहीं आई, और उसको वज़ीर दिफा भी उन्होंने भी एंडोर्स किया है कि समरी नहीं आई। आज फिर हमें पता चला कि वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखना पड़ा समरी मंगवाने के लिए। ये वो अहम तरीन ख़त है जो वज़ारत दिफा को गया। आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म का ख़त गया है, तो वज़ीर दिफा उनका अपना बैठा ख्वाजा आसिफ, वो समरी भिजवाता है या नहीं भिजवाता। और अगर वो समरी नहीं भिजवाता, वज़ीर दिफा वहीं पे बैठा है और वो सेक्रेटरी दिफा, तो सेक्रेटरी दिफा को फायर करेंगे। अगर वो समरी फिर भी नहीं भिजवाता, वज़ीर आज़म ख़त लिख रहा है कि मुझे समरी भेजी जाए, और वो फिर भी उसको मामले को लंबा किया जाता है। और अब तो मैंने सुना है कि कोई साहब बाहर भी जा रहे हैं। गालिबन मैं बता देता हूँ, कुछ दोस्त बता रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब का परसों तरसों कोई बाहर का विज़िट का प्लान है। अगर ये मुबैना विज़िट इस तरह से होता है फिर तो पक्की बात है ना कि मामले को लटकाया जा रहा है। ये क्या चक्कर क्या है, कुछ तो है ना, कुछ तो डेफिनेटली है। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल बन गई है कि अब एक आर्मी चीफ की तकर्री तकरीबन पिछले 6 महीने से, और ख़ास तौर पे पिछले 2 महीने से, और ख़ासुल ख़ास पिछले 1 महीने से तो पूरे के पूरे मामलात लटक गए हैं। इकॉनमी तबाह बर्बाद हो रही है। वो डॉलर जो कंट्रोल हो गया था वो फिर ऊपर जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें फिर कहीं ऊपर ना चली जाएं। महंगाई है तो बहुत मामूली माइनर सी कमी सही, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हफ्तावार, दूसरा हफ्ता है, मामूली कमी के साथ महंगाई नीचे जा रही है। लेकिन उसके बावजूद ये इंतशार, ये तमाशा, ये ऊधम, ये गड़बड़, ये सारा कुछ जो है ना अजीब अजब, किसी की सब कोई परेशानी है, कोई वहशत टाइप की चीज़ है। कोई मुझे वो याद आ गया,
इन्हीं अल्फाज से मुझे, मैंने कोई रटी रटाई तकरीर नहीं करनी होती, इन्हीं अल्फाज से मुझे याद आ गया, हम ला कर रहे थे, हमारे एक उस्ताद साहब थे, वकील थे, अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सुखी रखे, और अगर वो फौत हो गए तो अल्लाह ताला उन्हें बख्शे। तो बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प आदमी थे, और वो जब पहले पहले आए तो हमें गालिबन वो ला ऑफ टाट पढ़ाते थे, तो उनसे उन्होंने बहरहाल हमें पता ही नहीं था कि सब्जेक्ट्स का पहले पहले दिन तो नहीं पता होता ये क्या चीज़ है, तो आम तौर पे पूछ लिया कि सर ये जो है ना क्रिमिनल है या सिविल है, या इस तरीके से स्टूडेंट्स ने पूछ लिया। तो वो चूँकि आम तौर पे ना वो बड़े मज़े के बंदे थे वो, और शायरी भी करते थे, और वो अदालतें आम तौर पे जो उनकी मेजर डिवीज़न होती है क्रिमिनल और सिविल, यानी फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, आजकल तो वैसे बाकी भी वो इसी ज़ुमरों में आती हैं। बैंकिंग कोर्ट्स बन गया है, तो मिलिट्री कोर्ट्स बन गया है, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट बन गया है, तो वगैरह कुछ भी हो, लेकिन मेजर जो उनके डिवीज़न है ना वो यही है कि फौजदारी और दीवानी। तो आते ही उन्होंने ना पहले दिन हमें शेर सुना दिया, और गालिबन शेर भी उनका अपना था कि अजब खप्त है, वहशत है, परेशानी है, जिस अदालत का मैं नौकर हूँ वो दीवानी है। ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बहुत मज़े के उस्ताद थे। यकीन करें कि बहुत इस तरह के ना टीचर्स जो होते हैं ना उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें याद रह जाती हैं। उन्होंने पहले पहले लिखा कि हमने कहा सर ये टाट क्या होता है, उन्होंने कहा ये टाट इज़ अ सिविल रॉन्ग, ठीक। और फिर उसके बाद कहा कि यार कुछ गलतियाँ ना, ये टाट जो है ना ये दीवानी गलती है, ठीक है। और कहते हैं कि फिर फ़ौरन अगले जुमले में कहा कि यार कुछ गलतियाँ ना बड़ी खूबसूरत होती हैं, बार बार करने को दिल करता है। तो वह पूरी क्लास जो है ना हंस हंस के, वो जब भी आते हैं ना पूरी क्लास में यूँ समझ लें कि एक रौनक छा जाती, बहुत ज़बरदस्त। तो बहरहाल अब मैं कहाँ पे इधर अदब, कभी कभी ना ये अदबी बातें और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, और इस तरीके मैं इंग्लिश लिटरेचर का भी स्टूडेंट हूँ और उर्दू लिटरेचर का भी साथ स्टूडेंट हूँ, लॉ का भी स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट हूँ। तो वो बात ये है कि यहाँ पर वो जो है ना एक हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, तो किसी स्टूडेंट ने दूसरे की कोई कंप्लेंट कर दी टीचर को कि सर ये देखें ना, ये अब अदब में अदब का ख्याल नहीं कर रहा। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, अदब में जितनी बेअदबी कर लो। तो मेरे ख्याल में आजकल भी वही सूरत हाल यहाँ भी हमारे यहाँ चल रही है, रियासती मामलात में भी, और बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है कि अब ये समरी जो आती है या कब नहीं आती। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये कोई कानूनी और आईनी तौर पर वज़ीर आज़म पाबंद नहीं है कि अगर उनके पास समरी नहीं आती तो वो नाम अनाउंस नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है अगर ये नाम अनाउंस किए बगैर कोई गड़बड़ हो गई, मार्शल लग गया, टेक्नोक्रेट हो गई, कुछ भी होगी, टेक्नोक्रेट पहली बात है हो नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोक्रेट का किसी किस्म का आइन में आपके कोई जिक्र नहीं है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, एक गवर्नमेंट जो जब तक वज़ीर आज़म असम्बली तोड़े नहीं, या जब तक को अदम एतमाद ना आए, या जब तक कोई इस तरह की चीज़ ना आए, जब तक वो लंबा चौड़ा प्रोसेस ना हो, वो दिन बहुत कम रह गए हैं ना। टेक्नोक्रेट का कोई वो जो बार बार ये ऊधम मचा रहे हैं ना यूथिये, और यूथियों के कुछ यूट्यूबर्स, उनको अलग बे का कख नहीं पता होता, आधे से ज़्यादा मिडल फेल और वो FA फेल हैं, और वो एम ही उन्होंने चू चू मचाई होती है। खैर वो यूथियों को तो वैसे ही अपर चैम्बर फारिग है। तो अब जनाब वो बात ये है कि जब अगर समरी यहाँ नहीं भी आती तो वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, उनके डिस्क्रिशनरी पावर है, उनको आइन ने ये पावर दी है, उनको आइन ने ये अख्तियार दिया है, उनको आइन ने ये अथॉरिटी दी है कि वो किसी को भी चाहे तो वो यहाँ बना सकता है, अनाउंस कर सकता है, समरी के बगैर भी कर सकता है। समरी आए किसी का नाम उसमें शामिल ना हो तो वो दोबारा फौरी तौर पे समरी भी मंगवा सकता है। बस ये सूरत हाल है। लेकिन 27 से पहले करना होगा, बल्कि 26 से पहले करना होगा कि खान साहब ने भी यहाँ पर जो है ना ऊधम मचाने का ऐलान किया हुआ है। तो अब वो क्या करते हैं कि वज़ीर ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद है। अब देखते हैं कि अगर ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है और हुकूमत चली जाती है, उसके नतीजे में मैं आपको एक बात बता दूँ, उसमें मैं सारे का सारे कसूर ये हुकूमत पे डालूंगा, नून लीग पे डालूंगा, शहबाज शरीफ साहब पे डालूंगा। इन पे क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? जब वज़ीर आज़म का अख्तियार है, आप कर्टसी में फंसने की ज़रूरत क्या है? आपको ये इस तरीके से फंसने की और आपको बहुत ज़्यादा अखलाकियात दिखाने की और इसकी ज़रूरत ही क्या है? ये ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि अक्टूबर 1998 यानी उनकी अपॉइंटमेंट से पहले एक मरतबा मुझे फ़ोन आया, मुझे बुलाया गया कि आपको वज़ीर आज़म साहब मिलना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म थे।
वो कहते हैं कि मैं उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को बताए बगैर सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो मुझे कहा कि हम आपको आर्मी चीफ लगा रहे हैं। ठीक, उन्होंने आर्मी चीफ लगा दिया। और वो कहते हैं कि जब मैं वहां से बाहर निकला तो फिर मैंने आके उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को बताया कि मुझे वज़ीर आज़म लगा दिया गया है। इतनी सी बात है, और उसमें समरी शमरी कोई नहीं आई थी। तो ये वज़ीर आज़म की अपनी सवाबदीदी अख्तियार है, वज़ीर आज़म का अख्तियार और पावर है। लेकिन बात ये भी जानने वाली है, साथ याद रखिएगा, उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ नहीं थे। ठीक है ना। अब अगर इनके भी उसी तरीके से गिरटे गोडों में ताकत हुई, इतना पानी हुआ, तो फिर डेफिनेटली वो समरी के बगैर। राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि अगर समरी नहीं भी आती तब भी तैनाती हो जाएगी, और अगर तब तैनाती हो गई तो मेरा ख्याल है सबसे पहले अपनी पार्टी से ख्वाजा आसिफ साहब को निकालना चाहिए कि वो समरी क्यों नहीं आ रही। वहाँ पर वजीर, अगर या तो वो कहें कि जनाब वजीर दिफा, वो जो सेक्रेटरी दिफा है उनको तो फायर करो सेक्रेटरी दिफा को, और ख़ुद जो है ना, क्या होता, क्या सूरत हाल क्या होती है यहाँ पर। अगर आप आईनी तौर पे देखें तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो सेक्रेटरी दिफा को अकाउंटेबल होता है, वो सेक्रेटरी दिफा के अंडर आता है। सेक्रेटरी दिफा खुद वजीर दिफा के अंडर आता है, और वजीर दिफा काबीना का हिस्सा होता है, और काबीना का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। ये आप ज़रा स्टेप्स देख लें। और अगर समरी नहीं आती कल तक तो मैं समझता हूँ कि वजीर दिफा से पूछगछ करनी चाहिए। ये सूरत हाल यहाँ पे यही मसला है कि जैसे खान साहब कह रहे थे, और हम उन पे तनकीद भी कर रहे थे कि आपकी जुर्रत तो कुल इतनी कितनी है, और बड़े नून वाले और बाकी हुकूमत वाले और बाकी सियासत उछल कूद कर रहे थे कि आपकी टोटल इतनी जुर्रत है कि आप एक FIR नहीं दर्ज करवा सकते, और हुकूमत भी आपकी अपनी है। आपकी जुर्रत भी इतनी है कि आपका वजीर दिफा भी अपना है, और वहाँ से समरी नहीं मंगवा सकते। वज़ीर आज़म को ख़त लिखना पड़ा जनाब कि आप समरी भिजवाओ, और समरी अगर फिर भी नहीं आती तो भाई किस बात का सोचना, किस बात का है। कल या ना ऐलान करो, या जिसको बनाना है आपने उनको बुलाओ, और उनको अगर वो किसी भी हवाले से नहीं भी आते आप उनके नाम की अनाउंसमेंट करो। और जब उनके नाम की अनाउंसमेंट और दूसरा आर्मी चीफ के नाम की अनाउंसमेंट भी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के नाम की भी अनाउंसमेंट हो जाती है, तो फिर जब एक दफ़ा अनाउंसमेंट हो गई और वज़ीर आज़म से हो गई और वज़ीर आज़म के ऑफिस से हो गई और रिटर्न भी हो गया, और फिर जनाब वज़ीर आज़म को ये वज़ीर आज़म अदम एतमाद के नतीजे में आया है, और इसकी एंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस अदम एतमाद की तहरीक की एंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक में फैसला दिया। तो फिर काहे का मुतनाज़ा बनाना, भले वो उसके बाद मुतनाज़ा बने या कुछ भी कोई भी करे या मुतनाज़ा कोई करो, तो फिर वो नया आर्मी चीफ आने वाला खुद इस तनाज़े से निपट लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है ये अब अजीब तमाशा और ये इंतशार और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें लगी हैं, इंडिया की नज़र, उनके रोज़ाना अखबार पढ़ो तो यही है सूरत हाल, बाकी इंटरनेशनल मीडिया पढ़ो तो यही सूरत है। क्या हम पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं? उस तरीके से किसके सर पे हुमा बैठेगी, या मुगलिया सल्तनत की जगह जब वो कोई हुक्मरान नया आएगा तो पूरा खून खराबा होगा और सैकड़ों बंदे मर जाएंगे खुदा न खास्ता। और क्या हम कोई इस तरीके से दुनिया कहाँ पहुँच गई है? कुछ मुल्क वो माहौलियात को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ वो IT और टेक्नोलॉजी और 5G और पता नहीं उससे आगे और पता नहीं उससे आगे इजादात को, और हम फंसे हुए हैं एक तकर्री पर। पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, पूरा मुल्क मुअल्लक है, ना कोई हमें बाहर से पैसे दे रहा है, IMF से फिर से फटा पड़ गया है, ना कोई बाहर से कोई इन्वेस्टर आ रहे हैं, हमारे रिजर्व्स वैसे गिर रहे हैं। सारा कुछ उसकी वजह यह है कि कौम नए आर्मी चीफ की मुंतजिर है। जनाब वो आए तो पूरा मुल्क रुका है, सांसें रुकी हुई हैं, जमूद का शिकार हैं। ये हैं हम मुल्क, हम मुकाबला करते हैं, हम इंडिया को आंखें दिखाएंगे, हम फलां को आंखें दिखाएंगे। हम तो अफगानिस्तान को आंखें दिखाने के नहीं रह गए भाई। हम किसको आंखें दिखाने? हम आंखें झुकाने के काबिल हैं, हम आंखें नीची रखने के काबिल हैं, जो हमारी आदत हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।